नमस्कार बच्चों, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार कोशिश कर रहे हैं समझने का और हर इम्तिहान को देने का। तो आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के उन प्रमुख पहलुओं को जिसको लेकर के हर एग्ज़ाम में आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और साथ ही साथ कहा जाता है कि राजनीति विज्ञान में पीजीटी या अदर कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, यूजीसी का एग्ज़ाम देते हैं या आगे यूपीएससी में भी इस्तेमाल करते हैं, तो भारतीय संविधान एक ऐसा सेक्शन है जो हर जगह आपके लिए यूज का होता है। आइए सबसे पहले हम भारतीय संविधान को समझने से पहले कुछ मुद्दों पे चर्चा चलाते हैं। जैसे सबसे पहले भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है? कभी भी छोटे छोटे सवाल से अगर आप शुरुआत करते हैं तो आप वर्ड टू वर्ड प्ले करते हैं और छोटी छोटी बारीकियों को समझना आपके लिए आसान होता है। पहला क्वेश्चन आपके माइंड में होना चाहिए कि सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या होता है। अगर इसको समझते हैं तो भारतीय संविधान को भी आप समझ जाएंगे कि भारतीय संविधान क्या होता है। और भारतीय संविधान क्या होता है तो इसकी आवश्यकता कब पड़ी, क्यों पड़ी, हमें भारतीय संविधान की प्रारंभिक बिंदु क्या रही, किन परिस्थितियों में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ, वर्तमान में जो संविधान जिसके तहत हमारा देश, हमारी व्यवस्था संचालित हो रही है, उससे पहले हमारे देश में कैसी व्यवस्था रही है, और प्राचीन काल से लेकर के मध्यकाल और आधुनिक भारत में अंग्रेजों के आगमन तक क्या दशा रही, पूरे से उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अगर चर्चा करते हैं तो भारतीय संविधान के पहलुओं को बहुत बारीकी से आप समझ सकते हैं। यहां पर सबसे पहले संविधान किसी भी देश की व्यवस्था को संचालित करने हेतु नियम कानून, एक अनुशासन की जो प्रक्रिया होती है, कि जो प्रबंधन होते हैं, उसी को संविधान कहते हैं। जिसके तहत कोई भी राष्ट्र संचालित होता है, उसकी व्यवस्था, उसका सिस्टम, उसके सभी तंत्र जो कि राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियों को संचालित करते हैं, उसका रहस्य मूल रूप से कहाँ छुपा हुआ है? संविधान में। तो आप यहां पर ध्यान रखेंगे कि संविधान एक व्यवस्था संचालन का सबसे बड़ा माध्यम है और इन्हीं माध्यम से भारतीय राजनीतिक और प्रशासनिक गतिविधियां संचालित वर्तमान में भी हो रही है। ठीक है, तो जैसे आप संविधान समझे तो अब हो जाता है कि यह संविधान कब इस संविधान की आवश्यकता महसूस हुई, कब बना यह संविधान? कोई इसका डेडलाइन होगा? तो आप ध्यान रखना कि जो संविधान वर्तमान में हमारा देश अडॉप्ट किया हुआ, जिसके तहत हम सब जीवन जी रहे हैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में, उस संविधान की आवश्यकता अंग्रेजों के आगमन के बाद ही महसूस हुई। और अंग्रेजों के आगमन के बाद हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने, समाज सुधारकों ने अंग्रेजों के एक औपनिवेशिक सत्ता के विरुद्ध जो लड़ाइयां लड़ी, जो संघर्ष किए, उन संघर्षों के दौरान जिन प्रावधानों का सामना करना पड़ा और जिन प्रावधानों की आवश्यकता महसूस हुई, उन्हीं का परिणाम हमारा संविधान है। इसीलिए हम कभी भी इस बात को नहीं भूलेंगे कि संविधान वास्तव में अंग्रेजों के द्वारा दी गई प्रताड़ना, एक लंबी गुलामी और उन गुलामी से उबरने के लिए किए गए संघर्ष, कुर्बानियों, सबका परिणाम वर्तमान संविधान है। तो हम उन अंग्रेजों के बारे में थोड़ा तो पढ़ेंगे। आज हम वहीं से शुरुआत करेंगे इसकी। तो ये कब महसूस हुई? अंग्रेजों के आगमन के बाद।
अब आ जाता है कि यह संविधान कब महसूस हुई, तो इसके हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझेंगे, इसके इतिहास में थोड़ा सा जाएंगे। इतिहास में जाएंगे तो दो टॉपिक यहाँ पे बहुत शॉर्ट में जानना जरूरी है। एक है स्वतंत्रता संघर्ष, स्वतंत्रता संघर्ष, और दूसरा है संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, और ये नेशनल मूवमेंट है, स्ट्रगल है हमारा। इन दोनों को हम इतिहास के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में पढ़ेंगे और उसके बाद आ जाएंगे कि हमारे संविधान के निर्माण में क्या क्या ज़रूरतें संविधान निर्माणकारों ने महसूस की, कौन कौन से देशों से क्या क्या लिया गया, क्या हमारे सोर्सेज रहे, और फिर आ जाएंगे संविधान का जो प्रारूप, जो ड्राफ्ट तैयार हुआ और फिर बन करके जो संविधान सामने आया, जिसको 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया, वो कैसा, किस स्ट्रक्चर के तहत है, उसमें पार्ट्स, आर्टिकल की क्या कंडीशन है, शेड्यूल की क्या कंडीशन है, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा आगे करेंगे। आज हम इनमें से इस टॉपिक से एक शुरुआत करेंगे ताकि आप नेशनल मूवमेंट के दौरान किए गए कार्यों को समझ सकें। संवैधानिक विकास 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से 1935 के एक्ट तक, और फिर 1949 और 50 में संविधान के लागू हो जाने तक की क्या इतिहास, क्या हिस्ट्री रही, उसको जानना जरूरी है। उसके बाद हम सोर्सेज में आएंगे, फिर फॉर्मेट संविधान का कैसा है, और उसके बाद हमारा हक बनता है कि हम संविधान के पार्ट 1 में, पार्ट 2 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में दिए गए उन मेजर सैद्धांतिक, ट्रेडिशनल या कहा जाए थ्योरेटिकल चीज़ों को पढ़ेंगे, जिस पे पूरा पार्लियामेंट और पूरा लेजिस्लेटिव असेंबली पूरे देश का एक्ट करता है। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी अपना वर्क करती है, और लोगों के फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी के कर्तव्यों को निर्वहन के लिए पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया भारत में संचालित होती है। हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो आज हम सबसे पहले स्वतंत्रता संघर्ष की बातों पे आपको ले जाना चाहेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैक में ले जा रहा हूँ और अपनी ब्लैंक शीट निकाल लेंगे, यानी कि एक ब्लैंक पेज निकालेंगे जहाँ पे एक एक डेट की शुरुआत करेंगे। हमने कुछ बॉक्स बनाए हैं, जैसे देखिए अब ये जो बॉक्स है हमने जो किया है, आप अपने कॉपी पे करेंगे तो ये हो सकता है ज़्यादा बॉक्स की ज़रूरत पड़े, तो वो आप ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले आइए 1608 में 1608 में अंग्रेज सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने के लिए भारत में उनका प्रवेश होता है। 1611 ईस्वी में कहा जाता है कि मछलीपट्टनम में, जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ अपने काम को शुरुआत कर देता है वो। तो 1600 में दो डेट रखना है। 1700 में आएंगे तो 1757 पहली बार पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला के साथ बंगाल में एक ऐसे दौर में होता है जब कहा जाता है कि धोखे की रणनीति की शुरुआत होती है अंग्रेजों की। 1764 बक्सर का युद्ध होता है, बक्सर जो कि बिहार में है। तो बक्सर में अब अंग्रेजों की एंट्री हो रही है,
जहां से वो दिल्ली तक का सफ़र तय करना चाहेंगे और चाहेंगे कि संपूर्ण भारत उसके कब्जे में आ जाए। अब आप ये ध्यान रखें कि हिस्ट्री में जब ये पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल्स में मेरे ही कई वीडियो में डला हुआ है, यहाँ आपको उतना नहीं जाना, बस एक एक ध्यान रखना है। अब आज ये 1857 का रिवॉल्यूशन आप सब जान रहे हैं, बीडी सावरकर ने इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा था। तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की नींव यहाँ डल गई, क्योंकि पूरे देश में यह आंदोलन चला, लेकिन टुकड़ों में होने के कारण हम इस युद्ध में, इस लड़ाई में, इस संग्राम में फाइनली अंग्रेजों का सामना पूर्ण रूप से नहीं कर पाए, अंग्रेज को यहाँ से खदेड़ पाने में सक्षम नहीं हो पाए। 1885 कांग्रेस की स्थापना कहा जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, जहां से अंग्रेज एक लंबी लड़ाई, एक लंबे समय तक भारत में अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करने का अपना एक आधार बनाता है, और भारतीयों के द्वारा राष्ट्रीय एकता की भावना को जागृत कर संपूर्ण राष्ट्र को एक बैनर तले लाने का प्रयास किया जाता है। और ये दोनों ही संघर्षात्मक रूप में एक दूसरे के आमने सामने 1885 से शुरू होकर के 1942 तक व्यापक स्तर पर होते हैं, और फाइनली 1947 में हमें आज़ादी मिलती है। कांग्रेस की स्थापना का सच पे भी हम चर्चा चलाएंगे, बट 1800 में भी आपने 2 डेट देखा। 1900 में जब आएंगे तो डेट ही डेट मिलेगा। 1905 बंगाल विभाजन, 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना होती है, 1907 कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस का 2 धड़ों में बढ़ जाना, नरम दल और गरम दल। 1908 पहली फांसी भारत में खुदीराम बोस के रूप में, जो कि एक जुवेनाइल होते हैं, उनको दिया जाता है। और 1909 में इस मुस्लिम लीग को लीगलाइज कर दिया जाता है, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता दे दिया जाता है, पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के रूप में यह जाना जाता है। तो इस तरह से अगर हम एक एक डेट को लेकर के आते हैं तो हमें अपने इतिहास के उन कुछ प्रमुख बिंदुओं का ज्ञान होता है, जो कि स्वतंत्रता के साथ साथ वर्तमान स्थिति यानी कि संविधान निर्माण और उसके बाद की परिस्थितियों के लिए अपना एक गवाही देता है। कहते हैं इतिहास उन पन्नों के माध्यम से हमें हमेशा इंगित करता रहता है, इंडिकेट्स करता रहता है कि हम किन किन परिस्थितियों से होकर के वर्तमान तक पहुँचे, और भारत आज़ादी के इस जश्न को जिस तरह से मनाता है, हम जितने जीवन को आसानी से जीते हैं, उन सब के पीछे इन सभी डेट का बहुत बड़ा रोल है। 1909 तक आने के दौरान आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती हैं। इसमें 2 घटनाओं पे आप जिक्र करेंगे, तो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा 1857 की क्रांति, जिसमें आपने बहुत सारे लोगों का नाम सुना होगा। बिहार में आरा से बाबू कुंवर सिंह, उसके बाद देखेंगे बेगम हजरत महल, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई, उसके बाद पीर अली, उसके बाद ये वक्त खां, और इस तरह से बहुत ऐसे छोटे मोटे जमींदार रहे जो कि बड़े लेवल पे हर एक कोने में लड़ाई लड़े। असम में भी लड़ाई हुई, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में भी लड़ाई हुई। देखा जाए तो देश के लगभग सभी हिस्से से कुछ ना कुछ विद्रोह की स्थिति देखने को मिली, लेकिन एक दूसरे से कम्युनिकेशन गैप होने के कारण ये एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे, कहाँ क्या हुआ इनकी जानकारी नहीं थी, और सबका एक ही मुद्दा नहीं था कि अंग्रेजों को भगाना है। राष्ट्रहित या देश नाम का या राष्ट्र नाम का ऐसा बोलबाला लोगों के अंदर नहीं था। अपने अपने कुछ जमींदारी राजवाड़े या कुछ ऐसी अव्यवस्था जो अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा था, उसके लिए अपने दम पे सब लड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो यह कहीं ना कहीं राष्ट्रीय रूप में तो था, क्योंकि सभी वर्गों को सभी क्षेत्रों में हुआ, बट सभी वर्गों और सभी के एक साथ लड़ने की स्थिति नहीं होने के कारण इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि अंग्रेज उतने भी मजबूत नहीं है।
हम टुकड़ों में थे इसलिए हमें हरा गए, ये भारतीयों को पता चल जाता है। तो भारत अपनी कमी को दूर करने के लिए भारतीयों की प्लानिंग देखिए, इंडिया की प्लानिंग होती है राष्ट्रीय एकता की खोज, एकता की स्थापना कैसे हो। और ब्रिटिशर्स की प्लानिंग क्या होती है? ब्रिटिशर्स की प्लानिंग होती है कि कैसे आगे कोई घटना ना हो। कैसी? 1857 जैसी। क्योंकि ये इकोनॉमिक मैन थे, ये एक दिन भी एक पल के लिए भी नहीं चाहते हैं कि कोई नुकसान हो या किसी तरह का उनका झंझट में पड़े बहुत लंबे समय तक। तो वैसी कंडीशन में आगे नहीं चाह रहे थे कि कुछ हो, और भारतीय चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके फिर से एकजुट होकर के हम भिड़ेंगे। और इन्हीं सब वजहों से कहा जाता है कि भारतीयों के द्वारा 1885 में कांग्रेस की स्थापना के लिए मन बनाया जाता है, और फाइनली कांग्रेस जैसी संस्था बनने के फॉर्म में इसी समय से प्रयास शुरू हो जाता है। कहा जाता है नेशनल लीग वह अंतिम संस्था थी, और नेशनल लीग का ही कहीं ना कहीं एक परिवर्तित रूप कहा जाए या परिवर्तित नाम कहा जाए, राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में आता है। लेकिन एओ ह्यूम उसके संस्थापक हो गए। यह कहानी कहीं ना कहीं कांग्रेस में अंग्रेजों की डिप्लोमेसी या अंग्रेज उसी में अपना हित खोजने की या सेफ्टी वॉल के रूप में उसका इस्तेमाल करने की बात काफ़ी इतिहासकारों ने लिखा है कि अंग्रेजों की अपनी मंशा थी कि देश का टेंशन 1857 की तरह ना फटे, जहां मर्जी वहां से जिस रूप में देश का टेंशन फटे तो हमें पता हो कि कहां किस रूप में हो रहा है, ताकि उसका ध्यान रखा जा सके। इसलिए कांग्रेस जैसी एक दीवार खड़ी की अपने शेप में और अपनी सेफ्टी के लिए उसका इस्तेमाल किया। लेकिन हमारा उद्देश्य, भारतीयों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता स्थापित करना था, तो हम अपने उद्देश्य को ही वरीयता देंगे। हालांकि वो डिप्लोमेट्स थे, वो डिप्लोमेसी करके अपनी रणनीति बना रहे थे। हमारे जो राजनेता, हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रदूत थे, सबने अपनी नीति अपनाई। 1905 में बंगाल का विभाजन होने के बाद कहा जाता है कि अब फूट डालो और शासन करो की नीति का यह एक भयानक नमूना खोज लिया अंग्रेजों ने हिंदू मुसलमान करने का। और इस दौरान कहा जाता है 1905 में बंगाल को हिंदू और मुस्लिम के आधार पर ईस्ट बंगाल जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था और वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र था, तो दोनों के बीच पार्टीशन करके देखेंगे। जैसे अगर ये हम बंगाल बताएं आपको, तो इस तरह के पार्टीशन जब हुए बीच से, और यह कहा गया कि यह जो ईस्ट बंगाल है यह मुस्लिम का है, और यह जो वेस्ट बंगाल है यह हिंदुओं का है। इस कंडीशन में कहा जाता है कि अंग्रेज सफल नहीं हुए। 1905 में ये घटना होती है, लॉर्ड कर्जन थे उस समय, और फाइनली यहाँ के लोगों ने इधर और यहाँ के लोगों ने इधर एक दूसरे में घुस करके राखी का त्यौहार मनाया और उल्टे अंग्रेजों के खिलाफ स्वदेशी मूवमेंट शुरू कर दिया, जिसके कारण अंग्रेज को और उल्टा पड़ गया। लेकिन अंग्रेज इस चाल को लगातार चलते रहने की कोशिश करते रहे, और 1906 में 1906 में आगा खान नाम के एक व्यक्ति को ढूंढकर मुस्लिम लीग जैसी एक संस्था बना करके इंडिकेट करती है कि मुसलमानों की पार्टी मुस्लिम लीग और कांग्रेस तो हिंदुओं की पार्टी है। और ये पार्टीशन कहीं ना कहीं वैचारिक स्तर पे, दल के स्तर पे, पार्टी के स्तर पे करने की कोशिश करता है। और माना जाता है कि 1906 में सांप्रदायिकता की जो बीज बोई गई थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा, 1947 में वही बीज बड़ा सा पेड़ होकर के भारत को दो टुकड़ों में बांटकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में सामने आता है। ये वही दौर था। इतिहास में इस पे हम काफ़ी लंबा चर्चा होती है, उसमें लंबी चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम शॉर्ट में आगे निकलते हैं भावनाओं पे नियंत्रण करके। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन होता है, जहाँ कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ जाता है, गरम दल और नरम दल।
कहा जाता है कि बिपिन चंद्र पाल और लाला हरदयाल और गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, ये सब जो अलग अलग लोग थे, नए लोगों की अपनी एक डिमांड थी कि हम बंगाल में जो मूवमेंट चला रहे हैं वो पूरे देश में चलाएं, और ये अनुनय विनय से काम नहीं चलने वाला है, हमें संघर्ष करना होगा, सड़कों पर उतरना होगा और अंग्रेजों को उसकी औकात याद दिलानी होगी कि आपको यहां से जाना होगा। इस बात को लेकर के कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन सा होगा, ये 1905 में बनारस से ही फूट पड़नी शुरू हो गई थी। साथ में स्थिति खराब होती है और कांग्रेस दो धड़ों में, गरम दल और नरम दल में बढ़ जाता है। एक को लिबरल बोलते हैं, दूसरे को एक्सट्रीमिस्ट बोलते हैं। एक्सट्रीमिस्ट को रेडिकल बोल लीजिए, लिबरल को आप चाहें तो मॉडरेट बोल लीजिए, ऐसे करके ये चलता है। लेकिन कहा जाता है 1907 में कांग्रेस के तो दो टुकड़े हुए, लेकिन हिंदुस्तान तीन रास्ते पे चलने लगा खुल करके। यानी कि यूं समझे, एक एग्जांपल ले लीजिए कि 50 से एबव वाले जो लोग थे, 50 ईयर्स के एज के एबव वाले लोग थे, वो कहीं ना कहीं नरम दल हो गए, तो वो नरम ही रह गए। और जो 25 से 45 के बीच में थे, ये लोग संघर्ष के रास्ते अंग्रेजों को भगाना चाह रहे थे, जो एक लीगल तरीका था। उसके बाद जो नए युवकों की स्थिति रही, जो 15 से 25 साल के नए युवा थे, इन लोगों को लगा कि ऐसे आज़ादी नहीं मिलनी है। इस कंडीशन में इन लोगों ने बम पिस्तौल की राजनीति शुरू की और कहा गया अंग्रेजों को जहां देखेंगे वहीं हम मार करके भगाएंगे उसे, यहाँ से हथियारों के दम पे ये भागेगा, डरा करके ही इसे भगाना होगा। ऐसे संभव नहीं है, इन बुजुर्गों से कुछ नहीं होने वाला है। ये नए युवाओं की अपनी सोच थी और उसमें देखेंगे अनुशीलन समिति किस तरह से कारगर रूप में सामने आती है। खुदीराम बोस प्लान भी कर देते हैं, राजगुरु सुखदेव, आप देखेंगे अरविंद घोष, एमएन रॉय, बाद में चल के चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, बाद में चल के सब जुड़ जाते हैं। और फिर 1920-22 तक आते आते ये लोग बड़े लेवल पे अपने संगठनों को मजबूत कर लेते हैं और उसका परिणाम कई रूपों में सामने आता है। तो शुरुआत में कुर्बानी देने वालों में से हमारे वीर खुदीराम बोस, मुजफ्फरपुर, जाइबो, किंग्सफोर्ड, मारिबो, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी पर लटक जाते हैं और अंतिम घड़ी तक कहा जाता है, उस पर बेंत बरसाया जाता है और आंख से आंख मिला करके बोलते रहता है, भारत माता की जय। ऐसे वीर सपूत की पहली कुर्बानी यहाँ से शुरुआत होती है। 1909 में अंग्रेज फिर एक चाल चलता है, मुस्लिम लीग को फाइनली एक पार्टी बना देता है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया, लीगलाइज कर दिया गया। मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है उसको। मिंटो पता ही है कि उस समय गवर्नर यानी कि वाइसराय के रूप में थे भारत में, और मार्ले उनका सचिव था, जो मिल करके दोनों ने ये काम किया। 1909 तक की कहानी मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ध्यान में होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए किस तरह से दिल्ली राजधानी बनी, किस तरह से गांधी का आगमन होता है, किस तरह से असहयोग और सत्याग्रह आंदोलन होता है और देश आज़ादी की राह तक पहुंचता है, हम लेकर के अगले लेक्चर में आएंगे। धन्यवाद।